नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 और एक पार्ट हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य क्या होता है और किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। वो सारी चीजें हमने पहले पार्ट में जान ली थी। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अस्वस्थ हैं। कि आपको पता था कि 3 प्रकार से आपको फिट होना जरूरी है। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और आप सामाजिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। तो आप जो शारीरिक रूप से तो आसानी से पता लगा लेते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं, सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं। तो वो सारी चीजें आज के पार्ट में हम सीखेंगे। तो चलिए भी, हमारा शरीर सामान्यतः हमें स्वस्थ रखने के लिए एक निश्चित प्रकार से कार्य करता है भी। तो इसने कहा कि जो हमारा शरीर है ना, सामान्यतः हमें स्वस्थ रखने के लिए एक निश्चित प्रकार से कार्य करता है। जब हम अस्वस्थ महसूस करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे शरीर के भीतर कुछ सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा जैसा उसे कार्य करना चाहिए भी। उसने कहा कि हमारा शरीर एक प्रकार से कार्य करता है। हमें सही रखने के लिए हमारा शरीर क्या है, किसी प्रकार से कार्य करता है, उसका एक पैटर्न है। लेकिन कई बार क्या है कि जब हम अस्वस्थ होते हैं ना, तो यह अनुभव करते हैं कि इसका अर्थ है कि हमारे शरीर के भीतर कुछ सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा जैसा उसे करना चाहिए भी। तो उसने कहा कि अस्वस्थ कब होंगे, तो ये चीज हमारा शरीर ही हमें बता देगा भी। कि आपको कुछ अनुभव होगा कि जैसे हमारा शरीर कुछ न कुछ कार्य है वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा, आपको खुद से अनुभव होगा। हमें कुछ लक्षण जैसे दर्द है, आपको दर्द का अनुभव होगा। रोज दर्द थोड़ी होता है, आपको दर्द हो रहा है इसका मतलब आप अस्वस्थ हैं। थकान है, चक्कर आना एवं कुछ संकेत जैसे आपको बुखार हो जाएगा, दाने हो जाएंगे, उच्च रक्तचाप मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका हाई हो जाएगा। सूजन आपको आ सकती है। सूजन का नाम ध्यान में रखना, ये आपका शोथ नाम है ना, शोथ, इसको क्या बोलते हैं, सूजन बोलते हैं हिंदी में भी। इसको आप ध्यान में रखना विशेष भी। हो सकते जो ये इंगित करते हैं कि हम अस्वस्थ हैं। लक्षण वह होता है जिसे हम अनुभव करते हैं जैसे दर्द, जबकि संकेत वह होता है जो आपका देखा या मापा जा सकता है भी। ठीक, अब देखिए ध्यान से, आपको लक्षण भी, लक्षण क्या है कि आपको ये चीज आप खुद अनुभव कर सकते हैं भी। ठीक है, कि आपका जैसे आपका दर्द है, आपका वो आपका क्या है, लक्षण होता है। ठीक है, और संकेत क्या है जिसे हम देख सकते हैं या माप सकते हैं। दर्द को हम माप सकते हैं क्या, नहीं माप सकते कि कितना ग्राम दर्द है, कितना किलोमीटर दर्द है, मीटर ग्राम है, ये आपकी इकाई नहीं है, ये आपका क्या है, एक लक्षण है। लेकिन जैसे आपका शरीर का तापमान है उसको माप सकते हैं, तो ये क्या है, आपका संकेत है। ज्वर के समय शरीर के तापमान का बढ़ जाना, ये लक्षण या संकेत चिकित्सक को यह समझने में सहायता करते हैं कि हमें क्या समस्या हो सकती है। आपके लक्षण देखकर कि आपके शरीर किस प्रकार के लक्षण शो हो रहे हैं, और आपके संकेत देखकर जो चिकित्सक है मतलब जो डॉक्टर है वो ये पता लगाते हैं कि आखिर आपको समस्या कहाँ आ रही है, आपके शरीर में क्या दिक्कत आ रही है। अब हम बात करते हैं, इसका मतलब आपके शरीर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। जैसे आपका शरीर आम दिनों में कार्य कर रहा था, सामान्य दिनों में, आज वैसा कार्य नहीं कर रहा, मतलब आपको आज को आलस्य है, आपको नींद आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, किसी आपको उल्टी आ रही है, आपको दस्त है, इसका मतलब कि आपको किसी शरीर में किसी न किसी प्रकार की समस्या है और आप अस्वस्थ आप हो चुके हैं। तो अस्वस्थ क्या होता है, अभी अस्वस्थ होना होता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी है। ठीक है, चाहे वो आपके पोषक तत्वों की हो, किसी प्रकार से कोई आपका विषाणु आपके शरीर में एंटर कर गया होगा, तो मतलब आपको कोई रोग हो चुका है। तो इस पार्ट में अब हम पढ़ेंगे रोगों के कारण और प्रकार क्या है भी। ये आपका पाठ यहाँ से आप एक फिर एक इम्पोर्टेंट चीज आपके यहाँ स्टार्ट होती है भी। रोग वह स्थिति है जो शरीर या मन के सामान्य कार्यों को प्रभावित करती है भी। ठीक है, रोग क्या है, रोग वह स्थिति है, वह सिचुएशन है जो क्या शरीर या मन के
सामान्य कार्यों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब एक या अधिक अंग या अंग प्रणालियां सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देती है भी। इससे क्या होगा कि आपका जो शरीर है ना, वो सामान्य कार्य नहीं करेगा भी। क्यों कार्य नहीं करेगा? कि आपके शरीर के अंदर या तो किसी अंग ने या एक संपूर्ण अंग प्रणाली ने काम करना बंद कर देती है भी। ठीक है, सुचारू रूप से भी, मतलब अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पाती। कुछ रोग जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट अथवा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आपको बताया था ना, एक कोशिकीय जीव होता है, के कारण होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले इन जीवों को रोगजनक रोगाणु कहते हैं। अन्य रोग कुपोषण अथवा अस्वस्थ जीवन शैली के कारण भी हो सकते हैं। इसने कहा कि रोग दो प्रकार से होने के कारण बताएं। एक कारण जो ये आपके सूक्ष्म जीव है ना, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ आपका एक कोशिकीय होता है, इन जीवों के कारण होते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? विषाणु या फिर रोगजनक बोलते हैं, सॉरी, रोगाणु या रोगजनक कहते हैं भी। अन्य रोग, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कुपोषण, हमारा जो शरीर पोषण ले रहा है, वो पोषण अगर आप बढ़िया तरीके से नहीं लेंगे तो कुछ रोग हो सकते हैं किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण, या फिर हमारे जीवन शैली के कारण भी। अगर हमारी जीवन शैली सही नहीं रहेगी तो भी कुछ रोग हो सकते हैं भी। तो दो प्रकार से आपको बता दिए। कुछ रोग अल्पकालिक होते हैं जबकि अन्य दीर्घकालिक होते हैं भी। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो आपके 1-2 दिन आपको होंगे तो आप फिर बाद में ठीक हो जाएंगे। कुछ रोग ऐसे होंगे जो आपके बहुत लंबे समय तक रहेंगे भी, और उनमें नियमित चिकित्सा या देखभाल की आवश्यकता होती है। जो आपके लंबे समय तक रोग होता है ना, आपको कुछ, जैसे आपकी खांसी जुकाम है भी, आपके 1-2 दिन में बुखार आ ठीक हो गया, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जो आपको जैसे आपकी टीबी बीमारी है, वो आपको लंबे समय तक रहती है और आपको उसको नियमित देखभाल आपको करनी पड़ती है लंबे समय तक। आ रही बात समझ में? दीर्घकालिक मतलब जो बीमारी लंबी रहे भी। ठीक है, और आपकी अल्पकालिक बीमारी जो 2-4 दिन में, 5-7 दिन में आपकी ठीक हो जाए, जैसे दस्त है वगैरह भी। रोगों को उनके कारण और संचरण के माध्यम के आधार पर दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। अब हम रोग रोग कर रहे हैं, इसने कहा रोगों को हमने दो भागों में बांट दिया है भी। किसके आधार पे? उनके कारण भी। तो वो किस कारण से होते हैं और संचरण मतलब किस के कारण वो फैलते हैं, उसके आधार पे हम उनको दो भागों में बांट दिया है अभी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे का ऐसा देखा मिलेगा कि रोग के दो प्रकार बताइए, या फिर इनमें से पूछ लेगा भी कि असंचरणीय रोग क्या होते हैं भी। संचरण के माध्यम से रोगों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, याद रखिए भी, संचरण के आधार पर भी। पहले है असंचरणीय रोग। ए का मतलब होता है ना, सत्य, आपका सच, असत्य आपका उल्टा, झूठ। आ रही बात समझ में? उसी प्रकार संचरणीय के आगे क्या लगा हुआ? ए, तो मतलब इसका उल्टा। संचरणीय और असंचरणीय दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे होंगे। एक आप ध्यान से समझ लीजिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कुछ रोग जैसे कैंसर, कर्क रोग बोलते हैं भी, कैंसर को क्या बोलते हैं? कर्क रोग बोलते हैं। मधुमेह, अस्थमा, दमा रोगजनकों के कारण नहीं होते और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये सामान्यतः जीवन शैली, आहार एवं पर्यावरण से जुड़े होते हैं। इसने कहा कि इनका कोई प्रॉपर कारण नहीं होता भी, कि सिर्फ इस जीव के कारण ही होता है, इसके कारण ही होता, प्रॉपर कोई कारण नहीं होता। और न ही ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते भी। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कैंसर रोग है, आप उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं, तो वो रोग आपको नहीं होगा भी। ठीक है, तो ऐसे रोग को बोलते हैं असंचरणीय रोग भी। या आप शॉर्ट में याद रखिए, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगता भी, या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, उसको बोलते असंचरणीय। संचरणीय का मतलब फैलने वाला भी। ठीक है, और असंचरणीय होता जो फैलेगा नहीं भी। ठीक है, और इनका कोई प्रॉपर आपको कारण नहीं मिलेगा भी। ठीक है, कि मतलब ये आपको किसी आपके जीवाणु के कारण या किसी आपके रोगजनक मतलब रोगाणु के कारण नहीं होते। इनका कारण क्या है? कोई अन्य होता है। आपका जीवन शैली हो सकती है, आपका खाना पीना हो सकता है, पर्यावरण आपका हो सकता है कि पर्यावरण के कारण आपके आसपास कोई ऐसी गैस हो जो आप धुएं वाले में रहते हो, क्षेत्र में रहते हो जहां आपका पोल्यूशन ज्यादा हो, तो वहां आपको दमा आपको हो जाएगा। तो मतलब कि इन रोगों का कारण कोई रोगाणु नहीं होता भी। आपको आगे बात समझ में?
अब संचरणीय रोग भी रोगाणुओं के कारण होने वाले रोगों का संक्रामक रोग कहा जाता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं भी, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। अब देखिए आपको आराम से समझ में आ जाएगा भी। तो दो भागों में हमने रोगों को बांट लिया था। एक थे जो आपकी जीवन शैली के कारण, ठीक है, आपका आसपास के पर्यावरण के कारण, ठीक है, या आपके आहार के कारण फैल रहे थे, और एक फैल रहे थे रोगाणुओं के कारण भी। अब मुझे बता दो कि कौन से रोग हैं जो आपके संचरणीय हैं, मतलब फैलते हैं, जो रोग आपके रोगाणुओं के कारण होते हैं। अब आप समझना कि ये रोग नहीं फैलते। हमने मान लिया कि रोग फैलते हैं, फैलता क्या है, ये रोगाणु भी। इनमें तो कोई रोगाणु नहीं होता, तो उनके शरीर से कुछ ऐसी चीज नहीं कि जो आपके शरीर में आ जाए और आप बीमार हो जाए। लेकिन जो रोग रोगाणुओं से फैलते हैं ना, तो उनके शरीर में रोगाणु है, और उनके शरीर के रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो आप बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है ये संचरणीय रोग होते हैं। रोगाणुओं के कारण होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? संक्रामक। ये वर्ड भी याद रखिए भी। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं। संचरणीय रोगों के कुछ उदाहरण है आपका टाइफाइड भी। क्या है? टाइफाइड, जिसको आंतर ज्वर भी बोलते हैं। डेंगू है, फ्लू है, चेचक है, और कोविड-19 तो आपने देखा ही है किस तरह आपको मास्क भी लगाने थे, आपको ग्लव भी पहनने थे, ठीक है, आपको एक दूसरे से हैंड शेक नहीं करना था, क्योंकि वो रोगाणु थे ना। रोगाणु क्या होते हैं? वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं वो रोगाणु कहलाते हैं, ताकि उससे रोगाणु आपके शरीर पर न आए भी। ठीक है, कैंसर है आपका, कोई रोगाणु नहीं है, आप उसके गले में लिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका। आपको आई बात समझ में? जो आपका रोग रोगाणु के द्वारा फैलेगा, वो आपका संक्रामक रोग होगा, वो आपको लग सकता है अभी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कौन से रोग रोगाणुओं से फैलते हैं, कौन से आपके जीवन शैली से या फिर पर्यावरण से फैलते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको उसके पास बैठना है या नहीं बैठना, उसके साथ खाना है या नहीं खाना है भी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चलेंगी भी। तो डेंगू है, फ्लू है, चेचक, कोविड भी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मधुमेह, हृदय रोग एवं कैंसर जैसे असंचरणीय रोग अधिक सामान्य हो गए भी। अब आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो मधुमेह है ना, मधुमेह का कोई रोगाणु नहीं होता अभी, ये आपका इंसुलिन की मात्रा होती है शरीर में, उससे संबंध रखता है। हृदय रोग है, आपका हार्ट अटैक है, हार्ट फेल है, एवं कैंसर जैसे असंचरणीय रोग अत्यधिक सामान्य हो गए, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए। आपके आसपास भी, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जान में कोई न किसी की जान जरूर गई होगी कि इसको हार्ट अटैक आ गया या हार्ट फेल आ गया। चीजें क्लियर है? ये रोग क्या हो गए हैं आजकल, बहुत ज्यादा सामान्य आपके हो चुके हैं। ठीक है, इसका कारण लोगों की जीवन शैली, यहाँ पे एक देख लीजिए भी, एक चीज आपको रहेगी, ताकि आपको, मेरा मकसद है कि कोई चीज आपकी न होगी। अब आपको बताया गया है कि आप कहेंगे सर ये चीजें आएंगी कैसे भी। ये देखिए आपका, ये आपका बीमार व्यक्ति है, आपको दिख भी रहा होगा सर ने बीमार को तो और ज्यादा बीमार कर दिया, मरने वाला है ये तो। और ये आपका स्वस्थ व्यक्ति है। अब इसमें कोई रोग रोगाणुओं के द्वारा है, तो मतलब क्या है कि इसमें हमारे क्या है, रोगाणु, हम ये मान लेते हैं इसके शरीर पे ये रोगाणु है, जो हमने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम देख रहे हैं भी हर जगह भी। ठीक है, यदि ये स्वस्थ व्यक्ति इसको हाथ में लाएगा, तो हाथ के माध्यम से रोगाणु इस तक पहुंच जाएंगे। इसके कपड़े पहन लेगा, इसके गिलास, इस जो गिलास इसने छुए वो गिलास ये छू लेगा, इसके साथ खाना खाएगा तो ये हाथ लगाएगा, तो ये रोगाणु यहाँ से ट्रांसफर हो सकते हैं। कोई मक्खी इस पर बैठी और फिर उड़कर इस पर बैठ गई, तो वो रोगाणुओं को ले आएगी। ठीक है, तो ये है आपके भी मच्छर अथवा कीटों द्वारा। तो ये आपके तरीके हैं कि किस प्रकार से रोगाणु फैल सकते हैं, एक बीमार व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप ये सारे कारण अब तो लिख सकते हो कि यदि वो हाथ मिलाएगा, यदि उसके साथ खाना खाएगा, उसके कपड़े प्रयोग करेगा, उसकी चीजें प्रयोग करेगा, ठीक है, और कई बार मच्छर व मक्खी के माध्यम से भी ये रोगाणु आपके ट्रांसफर हो जाते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पे। अगर यहाँ तक ये पहुंच गए ना, तो ये बीमार हो जाएगा। इसलिए इन बीमारियों को बोलते हैं संक्रामक, मतलब फैलने वाली बीमारी। ठीक है, अब रेबीज ग्रस्त जंतु रोग संचरण के सामान्य तरीके, ये आपका ये कुत्ता है, इसको रेबीज हो गया, आप बोलते अड़खाया हो गया। अभी क्या हो गया?
अड़खाया हो गया, अड़खाया मतलब उसको रेबीज हो चुका है और वो अगर इस व्यक्ति को काट लेगा ना तो इसको भी रेबीज आपका हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या संसरणीय बीमारी है, संक्रामक रोग है। आ जाए वापिस। अब आप कहेंगे सर हृदय रोग है, शुगर है, शुगर भी पूछ लेना। आप 10 व्यक्तियों से पूछना, 10 व्यक्तियों में से यदि आप पूछेंगे ना कि आपको मधुमेह है या नहीं, हृदय रोग है या नहीं, कैंसर है या नहीं, मेरे हिसाब से 7 या 8 व्यक्ति आपको इनमें से एक बीमारी का नाम बता देंगे भी। ठीक है, आप ग्रुप बनाना सभी लोग 10-10 के और वहाँ कॉल करके पूछना कि आपको शुगर तो है या नहीं। वो अलग बात है कि किसी ने चेक ही नहीं कराया हो कि शुगर है या फिर नहीं है अभी। अब इसका कारण क्या है ये तो जान लीजिए आप कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन भी। क्या है? जीवन शैली में परिवर्तन। जैसे अधिक पंचकर्त भोजन करना, ज्यादा आपके तला हुआ भोजन खाना, ठीक है, व्यायाम कम करना और जीवन प्रत्याशा का बढ़ना भी। वर्तमान समय में भारत में अधिकांश मृत्यु असंचरणीय रोगों के कारण होती है। इन दोनों प्रकार के रोगों के बीच अंतर को समझने से हमें यह जानने में सहायता मिलती है कि रोग कैसे संचरित होते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है भी। देखिए वर्तमान समय भारत में अधिकांश मृत्यु असंचरणीय रोगों के कारण होती है। असंचरणीय मैंने आपको बता दिए कि जो आपके रोगाणुओं के कारण नहीं फैलते, न ही एक शरीर से दूसरे शरीर में वो फैलते हैं। ठीक है, उन रोगों के कारण मृत्यु ज्यादा होती है। आपको मेनली 3 रोग भी बता दिए आपको, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर। इन दोनों प्रकार के रोगों के बीच अंतर को समझने से हमें यह जानने में सहायता मिलती है। अब हमने क्या कर लिया, अंतर को समझ लिया अभी, दोनों रोगों के फैलने में क्या अंतर है, भी क्या अंतर है दोनों प्रकार के रोगों में। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए बचाव कर सकते हैं कि ये रोग ज्यादा न फैले भी। यदि किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग हो गया तो उस व्यक्ति को हम अलग कमरे में रख देंगे और उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने का प्रयास नहीं करेंगे भी। ठीक है, यदि हमें यही नहीं पता चलता है कि इसको रोग संक्रामक है या नहीं तो सारे व्यक्ति आते और भाई साहब क्या हाल चाल है, बीमार, अगले दिन वो भी बीमार, उससे मिलने आते, उसका तौलिया यूज कर लेते, कपड़े यूज कर लेते, सारे व्यक्ति क्या हो जाते, बीमार हो जाते। लेकिन अब हमें पता चल चुका है रोगों के बारे में कि अगर संसरणीय रोग है, संक्रामक रोग है तो उससे आपको अलग रहना होगा भी। ठीक है, तो 1 मिनट, एक मैसेज का मैं जवाब दे देता हूँ, एक कॉल आ रही है। और यदि आपको कोई डाउट है तब तक कमेंट कर दीजिए। आपको चीजें समझ में आ रही है ना, तो आपके जो आपके फ्रेंड्स हैं तो उस चीज को आप जरूर बताएं भी, कि उनको जरूर बता दें कि ऐसे ऐसे आपका यूट्यूब पर चैनल है हमारा और आप वहां से पढ़कर देखें और कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं भी। चीजें क्लियर है भाई? ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से जीवन, ये है ना, एक वर्ड दे रखा आपको, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, ये जीवन प्रत्याशा का बढ़ना नहीं है, जीवन प्रत्याशा कम हो रही है अभी। क्या हो रही है? जीवन प्रत्याशा आपकी कम हो रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मोहल्ले में देखना भी, आप खुद बता देंगे बढ़ रही या घट रही है जीवन प्रत्याशा। एक मोहल्ले में जो आपके ये देखना है कि औसतन व्यक्ति कितनी जीवन जीते हैं भी। पहले आपने देखा होगा अपने जो दादा है या परदादा की उम्र पूछना, जब उनकी मृत्यु हुई हो तो वो आपको मिलेंगे, एक का 3 बच्चे थे आपके, ए बी सी। हम बात करें परदादा की, एक का परदादा 100 साल का होके मृत्यु हुई थी, एक की कितने की हुई थी, 110 का होके हुई थी। ठीक है, और एक की मृत्यु 102 साल के होके हुई थी भी। ये हम 3 का लेते हैं। अब जीवन प्रत्याशा है इनका औसत जीवन भी। क्या है? औसत जीवन। जब हम इनका औसत जीवन निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, 200, 300, 312। कितना आ गया? 312 डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आपका लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 104 साल आ जाएगा अभी। कितना आ जाएगा? 104 साल औसत जीवन है। मतलब जीवन प्रत्याशा क्या है आपकी? 104 साल। मतलब औसत जीवन कितना है वहां के लोगों का। फिर हम देखते हैं, फिर हम इनके दादा की मृत्यु हो चुकी है, हम इनके दादा की मृत्यु की बात करते हैं तो इनके जो दादा की मृत्यु है आप देखेंगे, कोई आपका 80 साल का, कोई आपका 84 का, ठीक है, और कोई आपका 85 का मान लेते, तीनों के भी।
ठीक है, तो यदि हम इनकी जीवन प्रत्याशा निकाले भी, अगर हम इनकी जीवन प्रत्याशा निकाले उसी प्रकार तीनों को जोड़ देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपकी अप्रोक्सी आएगी 83। कितनी आएगी? 83 की औसत आयु है वो आपकी घट रही है। और आज के ज़माने में पूछ के देखना कि औसत आयु कितनी है, लगभग आदमी कितने वर्ष जीता है, तो आपको बता देगा 60 साल। तो यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है कि जीवन प्रत्याशा का बढ़ना नहीं, जीवन प्रत्याशा का कम होना है भी। ठीक है। वर्तमान समय में भारत में अधिकांश मृत्यु असंचरणीय रोगों के कारण होती है। हमने पढ़ लिया, मधुमेह है आपका, ये आपका हार्ट अटैक है, हार्ट फेल है आपका। ठीक है, अब आप कहने हैं सर इसको डिटेल में बताओ, ये हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कैसे हार्ट अटैक आता है, कैसे हार्ट फेल आता है, तो उस चीज में हम ये पढ़ेंगे भी। चीजें क्लियर, आपको समझ तो आ रहा है? संचरणीय रोगों की उत्पत्ति और प्रसार कैसे होता है अभी, अब हम बात करते हैं पहले संचरणीय रोगों की उत्पत्ति कि वो होते कैसे भी। सभी संचरणीय रोग रोगजनकों के कारण होते हैं। रोगजनकों मतलब रोगाणुओं के कारण आपके होते, कवक के द्वारा हो सकते हैं, जीवाणु के द्वारा हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण हो सकते हैं। ये रोगजनक हमारे शरीर में श्वास लेते समय वायु से, दूषित पेयजल से अथवा भोजन के सेवन से और अन्य अनेक माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं भी। तो ये क्या करते हैं कि ये जो रोगजनक होते हैं, रोगाणु होते हैं, किसी भी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ये चले जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आप पानी में मिल के जाएं, चाहे आपके हाथों के लगे हुए आपका खाना खाया, चाहे आपके श्वास के माध्यम से जाएं, चाहे आपके घाव हो गया घाव के माध्यम से चले जाए, कहीं से भी ये आपके शरीर में एंट्री ये कर जाएंगे। ये बात आपको समझ में आए किस प्रकार से कर सकते हैं? परंतु ये रोगजनक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं भी? ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके कपड़े यूज करने से। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि व्यक्ति ए है, ये आपका बीमार हो गया, इसने दूषित पानी पी लिया और दूषित पानी से इसके शरीर में वो रोगाणु चले गए और ये बीमार हो गया अभी। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हो सकती है? एक सामान्य तरीका वायु के माध्यम से रोग का संचरण, जब संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने अथवा प्रत्यक्ष संपर्क जैसे हाथ मिलाने से, अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं साझा करने से संक्रमण हो सकता है। अब ए से बी तक वह कैसे कैसे आपके फैल सकते हैं अभी? सबसे पहले इस कमरे में मान लेते हैं कि मुझे ही संक्रमण हो गया, मुझे इसी कमरे में खांसी आएगी, इसी में मैं श्वास लूंगा, इसी में मुझे छींक आएगी भी। ठीक है, और वो छींक के माध्यम से, खांसी के माध्यम से आपके रोगाणु इधर उधर फैल जाएंगे। जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा मुझसे मिलने के लिए, तो वो चाहे मुझसे हाथ न मिलाए, उसके शरीर में वो रोगाणु चले जाएंगे। फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा हेलो सर कैसे हैं आप, अच्छे थे, रोगाणु लेकर चले जाइए। मेरी कोई चीजें यूज करेगा, ठीक है, वस्तुएं साझा करने से, उसके आसपास बैठने से, मतलब कि रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से रोगाणु आपके स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ संचरणीय रोग दूषित पेयजल अथवा भोजन से भी फैलते हैं। कुछ रोगजनक मच्छरों और मक्खियों जैसे कीटों द्वारा भी फैलते हैं। इन्हें रोगवाहक कहा जाता है, भी वेक्टर बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। जो आपकी मच्छर और मक्खी जो रोगाणुओं को फैलाते हैं ना, उन रोगाणु फैला जिनके कारण व्यक्ति बीमार होता है, तो इन मच्छर और मक्खियों को क्या बोलते हैं हम? रोगवाहक। क्या बोलते हैं? रोगवाहक। जो रोगों का क्या करती है? वाहन का काम करती है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके रोगवाहक भी। तो इसने कहा कि कुछ तो ऐसे होते हैं रोगाणु जो पानी के माध्यम से और आपके खाने के माध्यम से, दूषित खाने के माध्यम से, दूषित पानी के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। और कुछ एक ऐसे होते हैं जो आपके मच्छर व मक्खियों के माध्यम से आपके शरीर में पर्याप्त करते हैं, उनकी सहायता से आपके शरीर तक पहुंचते हैं भी। रोग कैसे संचरित होते हैं, यह समझकर हम अपने और दूसरों के बचाव के लिए सरल उपाय कर सकते हैं। आइए पता लगाइए ये संचरणीय रोग कैसे फैलते हैं और उनकी रोकथाम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता लगा, ये तो पता लग गया कि ये फैलते कैसे हैं, कैसे हो सकते हैं। अब है कि हम इनको रोके कैसे, किस प्रकार से करें भी। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी है भी, ये आपके रोग हैं। ये कुछ नहीं, ये आपको ऊपर तालिका के बारे में बताया गया था, 2-3 लाइनें। अब आपको ध्यान में रखना है इन रोगों के बारे में और इनके निवारक उपाय भी।
सबसे पहले आपका सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा, जिसका कारण क्या है, विषाणु है भी, क्या है आपका, विषाणु। श्वसन तंत्र है ये, किसको प्रभावित करता है ये, श्वसन तंत्र में भी। नाक बंद हो जाएगा, नाक से पानी बहना, गले में खराश, जवर, खांसी, शरीर में दर्द। बार बार हाथ धोना चाहिए, व्यक्तिगत वस्तुएं साझा न करें, मुंह एवं नाक को मास्क लगाकर रखे हुए। अब छोटी माता भी, ये तो आपकी साधारण सी बीमारी, इतनी ज्यादा नहीं है ये भी। चिकन पॉक्स, ये भी क्या है, आपकी विषाणु के कारण श्वसन तंत्र और आपकी त्वचा भी। आपको माता पिता छोटी छोटी आपको ये निकल आती है, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, श्वसन तंत्र और त्वचा को प्रभावित करती है। तो इससे क्या क्या होता है आपके, कि लक्षण क्या है इसके, हल्का जबर, त्वचा में खुजली, चकते और फफोले हो जाते हैं। अब इसके क्या है, आपको निवारण थोड़े से आपको क्या परहेज रखने, रोगी को पूरी तरह से अलग रखें, मुंह और नाक ढककर रखें, टीकाकरण करवाएं भी। टीका लगता है ताकि ये जो आपके ये होते हैं ना विषाणु, इनका असर कम हो जाए, ये मारे जाएं भी। खसरा आपका मीजल्स, ये भी विषाणु से होता है आपका। त्वचा, श्वसन तंत्र, गले में, ये चीज आप पढ़ लेंगे भी, मेरे हिसाब से आप चीज ये पढ़ लेंगे। आपको सारी चीजें पढ़ यहाँ से, चलो मैं करवा देता हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर करवा दीजिए, रिवीजन हमारा हो जाएगा। विषाणु, त्वचा, श्वसन तंत्र भी। क्षय रोग, टीबी, टीबी आपका जीवाणु से होता है। टीबी कई बार आपसे पूछ लेता है, टीबी किससे होता है, आपका जीवाणु से, जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। खांसी है, जबर है, थकान, भूख न लगना, रात में पसीना आना, ये आपके टीबी के आपके क्या लक्षण है। टीबी से संक्रमित लोगों के संपर्क से बचे, मुंह और नाक को ढककर रखें, स्वच्छता बनाए रखें, टीकाकरण अवश्य कराएं। वो आपका टीबी का भी आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट आता है, वो आप जरूर लें। तो ये आपके जो 3 रोग थे जो हमने पूर्व, खसरा है आपका, और आपका क्या है सर्दी जुकाम है, छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, ये तीनों रोग किसके कारण होते हैं, ये आपके विषाणु के कारण होते हैं। और जो आपका टीबी है वो आपका जीवाणु के कारण होता है। आप याद रखिए, बार बार इनको रिवाइज करिए, लिख लीजिए और लिख के अपनी दीवार पे चेप लीजिए कि टीबी रोग किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये थे रोगाणुओं से होने वाले, जीवाणु और विषाणु आपको बता दिए। अब है आपके दूषित जल से होने वाले रोग। ये है आपका हेपेटाइटिस ए, जो विषाणु के कारण आपका होता है। यकृत को ये प्रभावित करता है, किसको, यकृत को, लीवर को आपको प्रभावित करता है। तो इसमें क्या है, आपको थकान है, जबर, भूख न लगना, मतली, वमन, पीलिया, पेट के ऊपरी दाहिने भाग में दर्द, तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। और उबला हुआ पानी पीना, आपको टीकाकरण करवाना है। फिर आपका हैजा, कोलेरा भी। तो इसमें आपको क्या होगा, अतिसार और निर्जलीकरण, कि आपको दस्त लग जाएंगे, उल्टियां भी आपको होंगी, और निर्जलीकरण है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, किसमें, हैजा में। और ये आंत्र को आपको प्रभावित करता है, और जीवाणु इसका कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप याद रखना भी, समझाने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ याद करना। जब प्रॉपर हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे बड़ी कक्षाओं में, फिर हम एक एक चीज देखेंगे कि क्यों अतिसार होता है, कौन सा अंग प्रभावित, अच्छे तरीके से डायरेक्ट। अब आपका काम है कि आपको सिर्फ ये याद रखना कि हैजा है किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत्र, ठीक है। क्या लक्षण है, अतिसार और निर्जलीकरण भी। ये इतने ज्यादा है नहीं। आपके जो ये है ना, आपको कि क्या करना, हमें करना, निवारण उपाय, एक तो स्वस्थता बनाए रखनी है आपको, ये काम है आपको। दूसरा है कि उसको पका हुआ भोजन खिलाएं, आपको पौष्टिक आहार दें, ठीक है। ये चीज आप लिख देंगे ना 2-4, तो ये सारी बातें सब में कॉमन होती है। उबला हुआ पानी पिए, साफ स्वस्था, आपको पानी पिया, ये सारी चीजें आपकी कॉमन है। फिर आपका आर्तजवन टाइफाइड भी, ये भी जीवाणु के कारण। आर्तरी क्या होता है, इसमें प्रभावित होती है, सिर दर्द, पेट में तकलीफ, जवर और अतिसार। फिर है आपका ये एसके रिश्ता, ये रोग नया आया है, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था, इसलिए थोड़ा सा इसको आप गौर से देखें। एसके रिश्ता, गोल कर्मी संक्रमण, ये कर्मी के कारण होता है भी। क्या होता है, कर्मी के कारण। हिंदी में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। कर्मी, कर्मी संक्रमण आंत्र को प्रभावित करता है। मल में कर्मी, भूख न लगना, वर्दी में कमी, अतिसार, वजन कम होना, रक्त अलापता भी, रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी आपके शरीर में इसमें हो जाती है, एनीमिया जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार पीछे जाके। आप बुक लेके पढ़ रहे होंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप बुक लेके पढ़ रहे होंगे भी। ठीक है भी।
ये सारी चीजें हैं भी आपकी, ये रोग याद कर लेंगे। तो आज का टाइम फिलहाल मेरे हिसाब से, अब सॉरी, दो रोग और आपको दे रखे हैं। ये आपके कीटों द्वारा संचालित मलेरिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तिरव, जवर, अत्यधिक पसीना आना, कंपनी आना। ठीक है, तो यहाँ इन मच्छरों की मच्छरदानी प्रयोग करना आपको। ठीक है, साफ स्वच्छ पानी प्रयोग करना है। ठीक है, और आपको पूरी बाग के कपड़े पहनने, मतलब मच्छरों से आपको इसमें बचाव करना है भी। और फिर आपका डेंगू ज्वर भी जिसको बोलते हैं, ये जो मलेरिया है ना, ध्यान से सुनना भी, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ जा सकता है कि विषम ज्वर किसे कहते हैं? इसको मलेरिया को बोलते हैं। और अड्डी तोड़ ज्वर बोलते हैं डेंगू ज्वर को। ये आपका मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू ज्वर विषाणु से होता है। ये आपको याद रखना है भी। त्वचा रक्त, त्वचा रक्त, इसमें कोई इतनी ज्यादा आपको बात नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि मलेरिया क्या आपका विषम ज्वर है, और आपका डेंगू क्या है? हड्डी तोड़ ज्वर है भी। क्या है? हड्डी तोड़ ज्वर है। कई बार ये पूछ लेता है हड्डी तोड़ ज्वर किसको कहा जाता है, तो डेंगू ज्वर। और कई बार विषम ज्वर पूछ लेगा तो आप डेंगू ज्वर को ही लगा के आ जाओगे। बस इसको याद रखो, विषम ज्वर किसको बोलते हैं? मलेरिया को ही बोलते हैं भी। तालिका 3.1 का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। कुछ आसान महत्वपूर्ण सावधानियां दी गई हैं भी। अब है कि रोगों को कैसे हम बचाएं भी, फैलने से किस प्रकार से रोकें। तो ये आपको स्वयं और अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखना, दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने की प्रवृत्तियों को अपनाना, कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, वही बातें आपको बताई गई हैं जो ऊपर आपको लिखी थी ना। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही बातें अब रिपीट की गई हैं। रोग जनकों से बचाव के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना। रोग जनक जो रोग पैदा करते हैं, रोगाणु। ठीक है, खांसते हुए सीखते समय अपने मुंह पर नाक को ढकना, ताकि अगर हम ढक लेंगे ना तो क्या होगा कि वो आपके वातावरण में जीव रोगाणु नहीं फैलेंगे। भीड़ वाले स्थानों पर सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना, क्योंकि जहां ज्यादा भीड़ होगी ना, वहां पे कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, वो छींकेगा, वहां आपके वातावरण में वो रोगाणु फैल जाएंगे। यदि आप घूम रहे हैं ऐसे ही चौड़े होके तो आपके शरीर में एंटर कर जाएंगे, इसलिए मास्क रखिए, चेहरे पे रुमाल ढकिए भी नाक के ऊपर। तौलिया और रुमाल जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं को दूसरे के साथ साझा न करना, कि आपके जो खुद का रुमाल है, आपका तौलिया, उसको दूसरों को न दे भी। हो सकता है कि वो बीमार हो सकता है और उसके रोगाणु आप तक आ जाएं भी। घर, भोजन और पेयजल को स्वस्थ रखना। जब हम अस्वस्थ हों तब घर पर आराम करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिलती है, दूसरों तक रोग के संचरण में कमी आती है। इसने कहा कि जब हम बीमार हो ना तो हमें घर पर रहना चाहिए भी। लेकिन आप में से कुछ बच्चे होंगे जिद्दी, बुखार हो गया आपका, तो कहेंगे मैं तो स्कूल में जाऊंगा भाई, और दो चार बच्चों को और बीमार करूंगा, क्योंकि वहीं पे मैं खांसूंगा, वहीं पे छींकूंगा। जब आप बीमार हो तो घर पर ही आराम कीजिए, अपनी अपनी मत सोचिए। एक दो दिन स्कूल में पढ़ाई से कुछ नहीं होता भी, जस्ट चिल रहा करो भी। ठीक है, क्या रोग सदैव संक्रमण के कारण होते हैं भी? तो संक्रमण के कारण तो सदैव नहीं होते भी। आपको बता दिया कि आपके असंचरणीय रोग भी होते हैं जो संचरण के कारण नहीं होते भी। कुछ संक्रामक रोग कर्मियों के कारण होते हैं जो हमारे शरीर में, विशेषकर पाचन तंत्र में रहते हैं। ये कर्मी शरीर के पोषक तत्वों को खाकर जीवित रहते भी। कर्मी क्या होते हैं? परजीवी को हम बोलते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरे के शरीर पर जीवित हो, वो खुद से नहीं करते। वो क्या करते? ध्यान से देखना भी, वो हमारे ही पोषक तत्वों को खाकर क्या करते हैं? ये कर्मी शरीर के पोषक तत्वों को खाकर जीवित रहते हैं और परजीवी कहलाते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर में या शरीर पर रहते हैं। ये कर्मी सामान्यतः संदूषित भोजन, पानी, मृदा, संक्रमित व्यक्तियों अथवा जंतुओं के संपर्क द्वारा फैलते हैं भी। ठीक है, कर्मी क्या होते हैं? परजीवी, जो दूसरों के शरीर पर निर्भर रहते हैं। ये दूसरों के शरीर से उसको अलग कर दिया जाए तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे, उनका खुद का अपना कोई वजूद नहीं। जब भी वो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के संपर्क में आते हैं ना, तभी वो क्या, उसके शरीर के पोषक तत्वों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पहले के समय में था आपका, अब तो नहीं, जुए हैं, आपका डेरा है, जो ऊपर चलते हैं आपके, ये परजीवी हैं भी। क्या है ये परजीवी? ये हमारा खून पीते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मी। कर्मी एक तरह से आप समझिए परजीवी को ही मानिए भी, जो दूसरों के शरीर पर निर्भर रहते हैं भी। और ये किसके द्वारा? आपके भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, मृदा के द्वारा, संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतुओं के संपर्क के द्वारा फैलते हैं भी। असंचरणीय रोग किस कारण होते हैं भी? आपको संचरणीय तो पता लगा लिया कि हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश कर जाएंगे, और जो काम
किसी भी अंग की विशेषता होती है कि वहां जाकर ये फलते फूलते हैं भी, ठीक है। तो वहां जाके उस अंग को ये प्रभावित करेंगे तो वो अंग हमारा ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और अंग अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो हम बीमार हो जाएंगे, तो हमें कोई ना कोई रोग हो जाएगा भी। तो किसने उस अंग को काम करने से रोका? आप कहेंगे सर हमारे शरीर में एक रोगाणु चला गया था, तब वो देखना आपको रोगाणु कौन सा था और कौन से अंग को प्रभावित करना है भी, ठीक है, और क्या उसके लक्षण थे, वो पूरी टेबल मैंने आपको बता दी। एक बार दोबारा से उसको देख लेना बैक करके, और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे असंचरणीय रोग किस कारण से होते हैं। संचरणीय रोग शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ तक, आप बिल्कुल आराम से उसको कर देंगे भी। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।